सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 8 एनसीईआरटी, मेरा चल एनसीईआरटी पूरी साइंस की रही है। आज मैंने 8th क्लास को भी यहाँ शुरू कर दिया है। और जैसा कि ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस आज से मैंने शुरू किया। चैप्टर 1 आज मैं इसका एक्सप्लेन करूँगी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। 6th की मैंने 1 to लेके 7 चैप्टर तक की जो है वो चैप्टर एक्सप्लेन करके अपनी इसी चैनल पर डाल रखा है, और 7th का भी मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है। ठीक है, 7th में मैंने भी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर विद एक्सरसाइज कराए हैं, और वहाँ तो पूरी एक्सरसाइजेस के साथ कराए हैं। 8th जो है वो आज मैं शुरू कर रही हूँ इसकी एक्सरसाइज के साथ। इसको साथ ही साथ मैं तीनों को पैरेलली चलाने वाली हूँ, अपलोड करूँगी। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और उस एक साथ पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो जैसे कि चैप्टर का नाम है क्रॉप कैसे प्रोडक्शन होता है, क्रॉप क्या होती है, उसका मैनेजमेंट क्यों और कैसे होता है। आइए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं। आपके चैप्टर में सबसे पहले है कि हमें पता है कि हमें जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से, और दोनों से मिलता है। ठीक है, तो हमें फूड जो मिलता है वो प्लांट से मिलता है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ वी कैन प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अवर कंट्री। तो आखिरकार जो ये फूड हमको मिलता है ये हम कैसे लार्ज नंबर तक प्रोवाइड करा सकते हैं। ये हमें पता है कि हमें प्लांट से मिलता है, पर प्लांट से सबको इक्वल अमाउंट में मिले, ठीक है, और लोगों को, हर लोगों तक पहुँचे ये खाना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में मिले। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, कैसे हमें मिलता है। तो इसीलिए इसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा, कि ऐसा थोड़ी कि वो तो नेचुरली ग्रो कर रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसके लिए ज़्यादा लोग तक पहुँचने के लिए इसे लार्ज स्केल पे ग्रो करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन हमें क्या करना पड़ता है, रेगुलर हमेशा प्रोडक्शन करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो फूड का इस प्रोडक्शन को प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो हमारे यहाँ शुरुआत कैसे हुई एग्रीकल्चर की आखिरकार। ठीक है, तो 10,000 बिफोर कॉमन एरा, आपको हिस्ट्री में बताया गया होगा कि एक कॉमन एरा है, उससे पहले की बात है। 10,000 कॉमन एरा के भी बिफोर पीपुल क्या थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, काहे के लिए, फूड और शेल्टर के लिए जाते हैं। वो क्या करते थे, रॉ फूड्स को यानी डायरेक्ट फूड्स को खाते थे, वेजिटेबल्स को भी कच्चा ही खा लेते थे, और हंटिंग कर कर भी फूड एनिमल्स को खाते थे। लेटर उनको क्या पता चला कि एक लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं राइस को, वीट को और अदर फूड क्रॉप्स को, यानी एक ही जगह जो क्रॉप जो है, जो फूड को हम ग्रो करते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं। आगे चल के मैं दिखाऊंगी भी क्या क्रॉप होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब जगह जगह ना जाना पड़े, तो उसके लिए कुछ सोचा गया, और सोचा गया तो एक ही जगह पर वीट को और राइस को प्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले हमारे यहाँ राइस और वीट ही जो हुए हैं वो ग्रो हुए हैं फूड क्रॉप्स में हिस्ट्री में, और यही से एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। ठीक है, ताकि जगह जगह में ना जाना पड़े। जब प्लांट जो है वो सेम काइंड का कल्टीवेट होता है एक ही जगह पर लार्ज स्केल पे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्रॉप की डेफिनेशन क्या है, जैसे क्रॉप वीट है जो ग्रो हो रही है, तो उस जगह पर वीट ही ग्रो होती है और लार्ज स्केल पर ग्रो होती है। तो यहाँ क्रॉप कौन है, वीट है। जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। ठीक है, उम्मीद है बात आपको क्रॉप समझ में आई होगी। अब आप क्रॉप जैसे कि डिफरेंट टाइप के जानते हैं। सेरल माने अनाज उगता है, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की भी होती है, और फ्रूट्स यानी फलों की भी क्या होती है, क्रॉप्स होती हैं। इनको क्लासिफाइड किस बेसिस पर किया गया है, सीजन, जिस सीजन में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो 2 सीजन यहाँ आपको बताए गए हैं। खरीफ क्रॉप के बारे में बताया गया, तो कोई पूछे तो खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। ठीक है, उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रेनी सीजन इंडिया में जून से लेकर सितंबर तक के बीच में रेन का सीजन होता है। उसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, देखिए पैडी की अगर बात करें तो मैंने यहाँ लिखा है फील्ड जहाँ राइस ग्रो होती है उसे पैडी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, जहाँ राइस ग्रो होती है तो पैडी। मेज आप जानते हैं मक्का, सोयाबीन आप जानते हैं होंगे, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली जो है, और कॉटन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं, खरीफ सीजन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राबी क्रॉप्स की। बात करें तो जैसे सितंबर बीतता है, अक्टूबर से मार्च में आपकी कौन सी आ जाती है, विंटर सीजन आ जाता है, और विंटर सीजन में जो उगती हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स के कैटेगरी में रखते हैं। और रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, वीट जो है आपका सर्दियों में, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिन सीड्स जो होती हैं ये कहाँ ग्रो करती हैं, ये आपकी ग्रो करती है विंटर सीजन में। अब आपसे कोई पूछे कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है क्रॉप प्रोडक्शन की, तो आखिरकार क्रॉप प्रोडक्शन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है उन्हें जानने के लिए सबसे पहले बूझो पूछता है कि क्यों जो पैडी है यानी कि जो फील्ड जो राइस उगती है उसे विंटर सीजन में, अभी हम लोगों ने देखा कि विंटर सीजन में नहीं, इसे कहाँ रेनी सीजन में उगाया जाता है। राइट, देखिए आपने अभी पढ़ा है कि रेनी सीजन में यानी खरीफ में,
तो पूछे क्यों उसको विंटर सीजन में नहीं उगा रहे हैं, ठीक है। तो जो पहेली है वो यहाँ आंसर दे रही है क्योंकि क्या होता है, अब सीजनल क्यों है, क्योंकि जो पैडी है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, पानी चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन क्या होगा कि इसे रेन में ऑलरेडी पानी मिलता रहता है इन्वायरमेंट से, और पानी जो हम प्रोवाइड कराते हैं तो सफिशिएंट पानी इसको क्या है मिल जाता है, इसलिए इसको रेनी सीजन में ग्रो करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि ग्रो नहीं होगी, बट ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कब हो सकती है, रेनी सीजन में, इसलिए ग्रो करते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है थ्रू आउट हम यही पढ़ेंगे कि शुरुआत कैसे होती है, जो पूरी जो क्रॉप है वो होती कहते हैं। सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, सोइंग क्या सीड्स को फिर सो करते हैं, फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, अभी मैन्योर फर्टिलाइजर आपको बताए देंगे क्या होते हैं, ये डाला जाता है। फिर इरिगेशन यानी कि पानी कैसे उसमें दिया जाता है, फिर वीड्स से इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, वीड्स क्या होती हैं ये भी बताया जाएगा। हार्वेस्टिंग, फिर हार्वेस्टिंग मतलब उनकी कटाई होती है, उनका स्टोरेज कैसे होता है, पूरे चैप्टर में बस यही है। आइए इसको देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले सॉइल का जो है प्रिपरेशन की जाती है। सॉइल का पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले क्रॉप को उगाने से पहले हमें सॉइल प्रिपेयर करनी होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में। अब सॉइल की प्रिपरेशन का मतलब है सॉइल को क्या किया जाता है, लूजन किया जाता है, सॉइल को जो नीचे वाली सॉइल उसको ऊपर किया जाता है, इस करके किया जाता है। ये क्या करती है, इस तरीके से जो सॉइल है आपकी, जो लूजन का मतलब जो लूज हो जाती है, तो वो क्या करती है, पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, रूट जो है वो अंदर तक जा पाती है। सॉइल जब लूज होगी तो आराम से अपनी जगह बना पाएगी रूट हमारी, और जो लूज सॉइल है वो रूट को आसानी से ब्रीथ भी करा पाएगी कि वो जो आराम से है सॉइल के अंदर ऑक्सीजन को आराम से ले पाए, ब्रीथ कर पाए। लूजन सॉइल जो है वो और क्या करती है, आपको 6th क्लास में बताया गया था, अर्थ वॉर्म्स जो होते हैं वो सॉइल को क्या है न्यूट्रिएंट्स और अच्छा प्रोवाइड कराने में मदद करते हैं। ये और माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी ग्रो कर पाते हैं, और ये और अच्छे फार्मर के क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पर होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म फ्रेंड होते हैं फार्मर के, और ये फर्दर लूजन करते हैं सॉइल को और नमी बनाए रखते हैं। ये क्या करते हैं, जो मिट्टी की नमी है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स भी जो ढीली है उसके अंदर मिट्टी है उसके अंदर ये काम करते हैं। सॉइल और क्या कंटेन करता है आपको पता है, मिनरल, वाटर और एयर को, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इन एडिशन क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, वो डेड प्लांट्स जो यानी कि जो प्लांट्स खराब हो चुके हैं, और जो एनिमल्स जो है वो जो मर चुके हैं छोटे छोटे, वो डिकम्पोज होते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म में, वो भी डिकम्पोज होते हैं। इन दिस वे वो डिकम्पोज भी कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी सॉइल में जाके मिल जाते हैं। इस तरह से वेरियस न्यूट्रिएंट्स डेड ऑर्गेनिज्म के सॉइल में वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से सॉइल में क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट इन सब सारी तरीक़ों से एब्जॉर्ब करता है। अब क्योंकि देखो सॉइल जो है वो कुछ ही सेंटीमीटर तक की ग्रो वाली सॉइल है। सॉइल आपको इससे आगे किसी चैप्टर में अगर है, मेरे हिसाब से मैंने देखी हुई है, तो वहाँ क्या होता है आपको पता होगा कि सॉइल्स की भी कुछ लेयर्स होती है, तो केवल जो टॉप लेयर है सॉइल की वही ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, ठीक है। तो चाहिए कि वो वही सॉइल ऊपर रहे और अच्छी तरह से ग्रोथ हो, तो यहाँ पर एक प्रोसेस है जिसको क्या कहते हैं, टिलिंग, ठीक है। टिलिंग और प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग मतलब कि हल से इसको अच्छी तरह जोतते हैं कि जो ऊपर जो ग्रोइंग वाली सॉइल है वो अच्छी तरीके से आ जाए, ताकि अच्छी तरह से प्लांट हमारा ग्रो कर पाए। इसके लिए हम प्लॉ यूज़ करते हैं, और प्लॉ जो होता है वो क्या होता है, जो वुड और आयरन का मिल के मिला होता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या करते हैं ये अच्छी तरह से आप देख लीजिए कि हम यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए जो मेन टूल है, जो सॉइल को जो है वो अच्छा ऊपर तक लाने के लिए, उसको नमी बनाए रखने के लिए हम प्लॉ, हो और कल्टीवेटर, ये 3 आपके एनसीईआरटी में दिए गए। तो प्लॉ, हो और कल्टीवेटर को अच्छी तरह देख ले। तो ये एंशिएंट टाइम से, प्लॉ तो आप अच्छी तरह जानते हैं हल होता है, इसको यूज़ किया जाता है, और इसको क्या है वुड से बना होता है। प्लॉ पहले दिखा देते हैं, ये देखिए ये आपका है प्लॉ। अब देखिए यहाँ पर जो ये है, जो इन दोनों बुल्स पे है, इसे क्या कहा जाता है, बीम कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो लगी हुई है इसे क्या कहा जाता है, प्लॉ शैफ्ट। ये देखिए दिखाया भी गया, ये क्या होता है, प्लॉ शैफ्ट होता है, और जिससे मिट्टी, इनको चलाने से जो मिट्टी है ऊपर अच्छी तरह से होती है बिना मेहनत के, इसको प्लॉ शेयर कहते हैं, ठीक है। ये जो नीचे दिखा रहे हैं और यहाँ से भी दिखा रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है, प्लॉ शेयर। ये आपका पूरा प्लॉ है। इसके अलावा हो को आप अच्छी तरह जानते हैं, फावड़ा होता है, सिंपली होता है। इससे क्या होता है कि आप वीड्स जो है, देखिए वीड्स में आपको बता देती हूँ, वीड्स जो होती हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वीड्स, यानी कि जो ग्रो करेंगे, जो क्रॉप वहाँ नहीं है, हम नहीं चाहते थे वहाँ ग्रो करें, अपने आप कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे सड़क वड़क पे भी कभी कभी ग्रो कर जाते हैं, ये वीड्स कहलाते हैं। ये अननेसेसरी अनवांटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ मतलब नहीं है बट ग्रो कर जाते हैं। तो इनको भी हटाने के लिए और मिट्टी को ऊपर नीचे करने के लिए कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फावड़े का। ये देखिए ये कर रहा है, अच्छी तरीके से आप देख सकते होंगे। इसके अलावा कल्टीवेटर क्या होता है, तो ये भी प्लॉइंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ट्रैक्टर,
पर ये लगा देते हैं मशीन को, और क्या है, ये सबसे इफिशिएंट तरीका है। कल्टीवेटर और लेबर और टाइम दोनों को ये सेव करता है। तो कल्टीवेटर ये क्या करता है, देखिए इस तरीके का है, और ये क्या करता है, मिट्टी को ऊपर नीचे करने में बहुत अच्छे से करता है। आजकल के जो अच्छे किसान हैं, जो टेक्नोलॉजी को अपनाए हुए हैं, वो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है, मेहनत बचाता है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि सोइंग। अब आप समझ रहे हैं, लूजनिंग सॉइल को हम टिलिंग से करते हैं, टिलिंग एक प्रोसेस है और प्लॉइंग कहते हैं उसे, और वो कैसे करते हैं अच्छी तरह समझते हैं। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सोइंग का मतलब आप सीड को कैसे उसके अंदर सो कर रहे हो, उसके अंदर डाल रहे हो सीड को कि ग्रो करे प्लांट। तो सोइंग से पहले हमें क्या है, क्लीन और हेल्दी सीड्स चाहिए जो उस पर डालें और ग्रो करें। इसके लिए फार्मर क्या करते हैं, ताकि हाई यील्ड हो, तो सिलेक्शन सीड का कैसे होता है। तो सीड का सिलेक्शन, तो इन्होंने कहा कि एक दिन मैंने देखा कि मेरी मदर ने क्या किया, कुछ ग्राम की वो सीड्स लाई और उन्होंने क्या किया, वाटर में अंदर डाल दिया। कुछ मिनट के बाद कुछ जो है वो ऊपर फ्लोट करने लगे। अब समझ में नहीं आया वो फ्लोट क्यों कर रहे हैं, तो यही वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपको भी एक्टिविटी में क्या करना है, बी कर लेना है और हाफ ऑफ इट उसको वाटर से करना है, और हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स लीजिए और स्टीर करिए। आप देखोगे कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, जो फ्लोट कर रहे हैं वो लाइटर हैं और जो नीचे बैठ गए हैं वो हैवियर हैं, ठीक है। अब जो फ्लोट कर रहे हैं वो है क्या, वो डैमेज सीड्स हैं जो कि होलो हो गए तो हल्के हो गए इसलिए ऊपर हैं। तो डैमेज वाले सीड्स ऊपर से निकल जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, धुला जाता है प्रॉपर, और उसके बाद जो है हेल्दी सीड्स हमें मिल जाते हैं और डैमेज्ड वन निकल जाते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिशनल टूल जो है वो क्या होता है, जो सोइंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक ट्रेडिशनल टूल है जहाँ पर क्या होता है, सोइंग सीड्स के लिए फनल टाइप का होता है, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ ये फनल टाइप का, इसके अंदर सीड्स डाल रहे हैं, ये चलता चली जा रही है और इसके अंदर सीड्स धीरे धीरे डालते जा रहे हैं अंदर। जो है वो ट्रेडिशनल बहुत अच्छा मेथड नहीं था, लेकिन तब तक के लिए यूजफुल है, और सीड्स इसके अंदर वो एक फनल की मदद से डालते जाते हैं, फिर ये जो है टिलिंग करती जाती है और इससे क्या होता है, सीड्स अंदर जाते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल नाउ डे यूज होता है। इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर की मदद से ही ये दोनों काम करता है, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे सीड को क्या करता है, ये आराम से डाल देता है। और ये क्या करता है, ये भी इंश्योर करता है कि सीड जो है वो जैसे ही डाले जाए उसके ऊपर जो सॉइल है वो ऊपर आ भी जाए। तो ये सीड ड्रिल अच्छी तरह से करता है, ताकि क्या हो कि सीड्स को कोई बर्ड वर्ड ना खा पाए, आराम से अंदर रहते हैं सीड्स। ये देखिए, ये मशीन होती है, आराम से ये क्या करती है, मिट्टी को हटाती है, डालती है इसमें सीड्स को इक्वल डिस्टेंस पे। देखिए ये डिस्टेंस लगे, इक्वल के डिस्टेंस पे डालती है बिल्कुल, और क्या होता है, प्रॉपर सीड इसमें जाती है और कवर भी कर देती है। ये देखिए, ये हटाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, यहाँ एक चीज़ लगी होती है जिससे वो सीड्स को डालती भी जाती है और कवरिंग होती जाती है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या है कि सीड्स डलते जाते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस से ये भी होता है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होती है प्लांट्स की, और इक्वल डिस्टेंसेस पे सबको न्यूट्रिएंट सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, आराम से ग्रो कर पाते हैं, ओवर क्राउडिंग नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आखिरकार मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं सोइंग करने के बाद, ठीक है, या सोइंग करने से पहले ही इनमें क्या किया जाता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर डाला जाता है। दोनों काम किए जा सकते हैं। अब मैन्योर क्या होता है और फर्टिलाइजर क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छी तरह जानने के लिए आप पहले ये जान लीजिए कि मैन्योर क्या होता है, ठीक है। अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर का मतलब होता है, देखिए जो डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर आपके डेड प्लांट्स हैं, ठीक है, वो क्या किए जाते हैं, इनको ऑर्गेनिक जो होते हैं फर्टिलाइजर्स, अगर हम बोले तो गलत नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं कि जैसे गाय का गोबर हो गया, ठीक है, ये बहुत अच्छा सॉइल को क्या करता है कि प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स वापस से, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता, पर सॉइल को अच्छा कर देता है, ठीक है। तो गाय का गोबर हो गया, या फिर जो हमने बोला कि डेड ऑर्गेनिजम्स हैं एक गड्ढे में रख दिए जाते हैं जो डिकम्पोज होते हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब ग्रो करते हैं उनके अंदर, तो वो भी क्या करते हैं, सॉइल को अच्छा करते हैं। तो ये क्या है कि जो मरे हुए प्लांट्स हैं वो सब मिला के मैन्योर बनाते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजर क्या होता है, ये क्या होता है, केमिकल होता है जो आपको कहाँ मिलता है, मार्केट्स में मिलता है, और ये न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी में प्रोवाइड कराने के लिए होते हैं। तो अब एक ही जगह मिट्टी, जब बहुत ज़्यादा क्रॉप यूज़ होती है, तो जो हमने पढ़ रखा है 6th या 7th क्लास में था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं, सॉइल के कम होते चले जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स जब होंगे तो हमें क्या करना होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स दोबारा डालने पड़ेंगे, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स हर किसी को चाहिए, हर लिविंग को चाहिए। तो इसीलिए मैन्योर फर्टिलाइजर इसलिए डाले जाते हैं, ठीक है। अब सॉइल क्या है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्रॉप प्लांट्स में सप्लाई करती है। ये न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल है ग्रोथ प्लांट के लिए। अब होता क्या है, सर्टेन एरियाज में फार्मर क्या करता है, क्रॉप को आफ्टर सेम फील्ड में ग्रो करता चला जाता है, जिससे क्या होता है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड या खाली नहीं रहती है, तो न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं, रिप्लेस कर जाते हैं।
सॉइल पुअर है न्यूट्रिएंट में, तो फार्मर को क्या करना पड़ता है, मैन्योर और न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के लिए डालना पड़ता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। जब वो डाल रहा है मैन्योर को, इसे क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट और इनसफिशिएंट मैन्योर या फिर इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट से भी प्लांट क्या होता है, वीक हो सकता है। तो मैन्योर क्या है, देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट का जो वो है, एनिमल जो वेस्ट करता है, प्लांट्स जो हैं जो खराब हो गए हैं उनको, तो फार्मर क्या करता है कि प्लांट और एनिमल वेस्टेज को एक गड्ढे में डालता है ओपन प्लेसेस में, और उसको डीकम्पोज करने के लिए कर देता है। और उसके बाद जब ये डीकम्पोजिशन हो जाता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ग्रो करते हैं, और इसी को वो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका इस्तेमाल करता है, इसको सॉइल में डाल देता है, बहुत अच्छा ये सॉइल में रिजल्ट देता है। फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल्स है, रिच है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, ये डिफरेंट है मैन्योर से। फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज में। कुछ एग्जाम्पल्स क्या है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, ये नाम आपने सुनेंगे, यूरिया तो बहुत सुना होगा, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब आपको कहाँ मिलता है, मार्केट में मिलता है। जो ये फर्टिलाइजर्स हैं ये फार्मर को बेटर यील्ड देते हैं, जैसे कि वीट में अगर आप डालें तो बहुत अच्छा, वीट में अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, पैडी जो आपने बोला जो चावलों की खेती होती है, मेज, इन सब में। बट एक्सेसिव जो यूज़ है फर्टिलाइजर का वो सॉइल को क्या है, लेस फर्टाइल भी बना दिया, नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ आपको किसी चीज़ को नहीं करना है। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन भी फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। इसीलिए क्या करते हैं, मैन्योर साथ में इसलिए डालते हैं कि क्या हो कि लेस कुछ फर्टिलाइजर्स और ज़्यादातर मैन्योर इस्तेमाल करके हम क्या है कि इसको अच्छा जो है वो कल्टीवेट कर लेते हैं अपने क्रॉप को। अनदर मेथड क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स को रेप्लेस कर जो न्यूट्रिएंट्स में जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं उनको रेप्लेनिशिंग से दूर करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन सबसे अच्छा तरीका होता है। तो एक अनदर तरीका आपसे क्रॉप रोटेशन पूछे तो क्या होता है कि इस तरह से क्या किया जाता है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, यानी कि क्या करें कि पहले सीजन में कुछ और उगा दें फिर उसको कुछ और उगा दें। इससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो रेप्लिन्स कैसे नहीं होंगे, आइए इसको देख लेते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स प्लांट्स मैंने 6th या 7th क्लास, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा कि किसमें मैंने बताया है। लेग्यूम्स मैंने बता रखे हैं, वीडियो में आप देखेंगे तो जाके मिल जाएगा, नहीं है तो मैं यही बता दे रही हूँ कि एक सीजन में क्या कहते हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स को उगाते हैं और दूसरे सीजन में वीट को उगाते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की जो कमी है वो लेग्यूम्स की वजह से पूरी हो जाती है। कैसे होती है तो मैं आपको बता दूँ कि लेग्यूम्स आखिरकार कौन कौन से हैं जो उगाए जा सकते हैं, जैसे कि फ्रेश बीन्स है, फ्रेश पीज है, पीनट, सोयाबीन, चिकपीज, लेंटिल्स यानी दालें जितनी हैं आपकी, ड्राई पीज और ड्राई बीन्स, इसमें से कुछ भी है जो उगाया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, जब ये लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं इनकी जो रूट्स होती है, ठीक है, इनकी रूट्स में क्या होते हैं, एक बैक्टीरिया नाम है जिसका राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, वो बैक्टीरिया रूट्स में होता है। वो क्या करता है, सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल जो है वो उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं लेता, वो क्या करता है जो इसमें घुल जाती है नाइट्रोजन उसमें क्या करता है वो यूजेबल बनाता है, ये जो हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसको यूजेबल बनाता है और इससे बदले में क्या लेता है, सिम्बायोसिस इनकी क्या होती है, जो रिलेशनशिप होती है, और ये क्या करता है बदले में इससे खाना ले लेता है और बदले में इसको नाइट्रोजन जो है वो यूजेबल वाला नाइट्रोजन दे देता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो कमी पूरी होती है। तो पूरे टाइम जब तक ये लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं नाइट्रोजन की कमी को ये पूरा करता है। तो नेड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और दे फिक्स एटमॉस्फेरिक, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब वीट में जरूरत होती है तो नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। तो क्रॉप रोटेशन जो है वो सलाह दी जाती है। अब एडवांटेजेस मैन्योर के फर्टिलाइजर के ऊपर क्या है, तो ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है सॉइल की। दूसरा क्या है, सॉइल के जो पोरस यानी जो छेद हैं वो क्या करता है, अच्छे कर देता है, जिससे गैसेज जो है वो अच्छी तरह से एक्सचेंज हो पाती हैं सॉइल की। नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी बढ़ा देता है, जैसे मैंने कहा डिकम्पोजिशन ही होता है तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सॉइल को अच्छा कर देते हैं, टेक्सचर भी सॉइल का ही अच्छा कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है इरिगेशन। अब पानी का सप्लाई कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है, इरिगेशन। अब देखिए पानी भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट को, हर को, तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में जब हम क्रॉप को उगाते हैं तो पानी कैसे कैसे पहुँचाना है वो प्रोसेस क्या होती है, इरिगेशन कहलाती है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, कितना देना है और कितने अमाउंट में देना है, इस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। अब क्रॉप्स, हर क्रॉप की अपनी डिमांड्स होती हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा पैडी की जो है ज़्यादा डिमांड है इसलिए उसको कहाँ उगाया जाता है, खरीफ क्रॉप में उगाया जाता है, खरीफ सीजन में। तो सॉइल टू सॉइल भी मैटर करती है, सॉइल कैसी है और सीजन टू सीजन भी मैटर करता है, ठीक है।
और फिर समर में क्या है, फ्रीक्वेंसी वाटरिंग की हायर होती है, विंटर है तो ये पानी कम लेगा। ठीक है, तो इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या है, तो इरिगेशन आप इससे करा सकते हो, वेल होना चाहिए, ट्यूबवेल जैसे बहुत जगह पर होते हैं, पॉन्ड्स होने चाहिए, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैसा भी कैनाल वगैरह है वहाँ पर इरिगेशन हो सकता है। तो कुछ ट्रेडिशनल मैथड्स थे जो अब यूज़ नहीं होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। तो कोई पूछे मोट सिस्टम क्या होता है, तो मोट में क्या था कि फार्मर यहाँ से पुली से क्या करता है कि अगर आपके पास है तो पुली से पानी निकालता है और खुद ही देखिए क्या कर रहा है, पानी को डाल रहा है। इससे क्या होता था, पानी का वेस्टेज जो है वो ज़्यादा होता था, लेकिन ठीक है तब इतना सिस्टम नहीं था जब स्टार्टिंग में, तो ये मोड सिस्टम है जहाँ डायरेक्ट फार्मर डाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चेन पंप सिस्टम क्या होता है। तो चेन पंप सिस्टम में क्या होता था, देखिए 2 व्हील्स लगा दिए जाते थे। अब 2 व्हील्स में क्या है, जगह जगह पर देखिए बाल्टी लगाई गई है। तो ये वाटर सोर्स है, वाटर सोर्स से ये व्हील चल रही है और वाटर सोर्स से ये देखिए जाता जा रहा है। यहाँ पर एक जगह बना देते हैं जहाँ एक पास कर देते हैं कि ये फील्ड में जाएगा। यहाँ पर देखिए खाली हो रहा है, वापस खाली होते हुए जाएगा। ये व्हील घूमते घूमते इस तरीके से क्या है, पानी जो है वो यहाँ सर्टेन अमाउंट पर पहुँचा देता है। बकेट्स अपने आप भरती हैं व्हील्स के घूमने से, और यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पानी हमको मिल जाता है नीचे जगह से ऊपर जगह पर आराम से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, चेन पंप सिस्टम हो गया। नेक्स्ट सिस्टम क्या कहलाता है, जिसको कहते हैं ढेकली इरिगेशन। ढेकली इरिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए एक बैलेंस टाइप का सिस्टम बना देते हैं, यहाँ एक पत्थर रख देते हैं, तो स्टार्टिंग में पूरा बैलेंस्ड रहता है। बैलेंस में क्या रहता है, जैसे ही इसको अंदर डालते हैं और पानी जैसे जैसे भरता जाता है तो इसका वेट हाई हो जाता है और ये ऊपर होके आ जाता है। फिर फार्मर जैसे मोड सिस्टम में डालता था वैसे यहाँ पर भी डालता है, बस यहाँ पर ये सिस्टम की वजह से इसको ढेकली सिस्टम कहता है। बैलेंसिंग की वजह से जैसे हैवी होता है तो ये पत्थर जो है वो हल्का हो जाता है और ये भारी हो जाता है, ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ये सिस्टम क्या हमारा ढेकली इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तो हमारा नेक्स्ट इरिगेशन है जिसका नाम क्या था कि राहत। तो यहाँ क्या होता है, एक जानवर लेते हैं और जानवर चलता जाता है और ये एक व्हील जैसा सिस्टम होता है जिसमें जगह जगह पर बाल्टियाँ लगी हुई हैं। ये पानी भरता है, पानी निकलता है और फील्ड तक पहुँचता है। यहाँ एक जानवर ले लेते हैं तो ये राहत है। ये देखिए ये रियल वाला मैंने राहत वाला दिखा दिया है। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा राहत इरिगेशन। कोई भी यूज़ नहीं होते, पूछा जाए तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो मॉडर्न मेथड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न मेथड जो है वो क्या है। ठीक है, अब मॉडर्न मेथड में अब जो इस्तेमाल होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, एक मोटर होता है, मोटर क्या है उसके पाइप्स दिए होते हैं, जगह जगह पर एक परपेंडिकुलर क्या आप देख रहे हो कि ऐसे पाइप्स दिए हैं, उसके ऊपर एक नोजल लगी रहती है जिसमें पानी जो है वो क्या करता है, आता है और ऐसे फव्वारे की तरह पूरे भर में फील्ड के अंदर पानी जो है वो आराम से पूरा स्प्रिंकल होता है और फील्ड तक अच्छी तरह से पहुंच जाता है। वेस्टेज यहाँ बहुत कम होता है, तो ये मॉडर्न मेथड इरिगेशन का बहुत सही है। ठीक है, ये देखिए ये आपने देखा होगा, ये तो आप नॉर्मल देखते होंगे, तो आजकल यही यूज़ होता है और इफिशियंट है कंपेरिजन टू जो ये ट्रेडिशनल पढ़े हैं, ये आपके काम नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो ये इसी के बारे में लिखा है, नोजल होता है टॉप में, सब मैंने बता दिया है। तो ये इरिगेशन होता है। दूसरा आता है ड्रिप सिस्टम। यहाँ क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है डायरेक्टली रूट्स पे ड्रॉप गिरता है। ड्रिप का नाम ही क्या है, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है और ये बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स और ट्रीज जो है उनमें ये बेस्ट टेक्निक, क्योंकि यहाँ वेस्टेज वाटर का बहुत कम होता है और जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या होता है, मोटर अभी भी लगा हुआ है लेकिन हर एक के पास जो पाइप लगा है वहाँ एक कैनाल दिया हुआ है जहाँ पर बूंद बूंद रूट के पास ही सिर्फ क्या है, ड्रिप की तरह पानी गिरता है और पानी की कमी धीरे धीरे करके या ऑलरेडी पूरी कर देता है। ये देखिए यहाँ क्या रूट के पास ऐसा एक सिस्टम बना है, रूट के पास ही क्या है पानी धीरे धीरे गिर रहा है, मिट्टी को नमी मिल रही है और अपना जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सिस्टम है जहाँ पर पानी की कमी है, तो ड्रिप सिस्टम भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक की प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड से कैसे आप प्रोटेक्शन करते हो। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स जो मैंने पहले बता दिया अननेसेसरी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। फील्ड में बहुत ही अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं नेचुरली क्रॉप के साथ, जो क्रॉप हमारी उसके साथ, ये अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को ही हम वीड्स कहते हैं। इनके रिमूवल के लिए इनको रिमूवल को वीडिंग कहते हैं और वीडिंग नेसेसरी है क्योंकि वीड जो है ये क्या करते हैं, क्रॉप जो हमें चाहिए उनको न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने न्यूट्रिएंट्स डाले भी हैं, फर्टिलाइजर डाला, मैन्योर डाला, तो वो किसके लिए डाला, क्रॉप के लिए डाला, पर ये ज़बरदस्ती आके क्योंकि इनको भी चाहिए तो ये भी ले लेते हैं ज़बरदस्ती। ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए, वाटर ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, स्पेस ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं। ठीक है, जो कि क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, तो इसे हटाना हमारे लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो फार्मर बहुत सारे तरीके इस वीड्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। सबसे पहले टिलिंग इसीलिए कर ली जाती है कि ये क्रॉप क्या करते हैं कि जैसे ही होते हैं ये क्रॉप ऊपर नीचे हो जाते हैं और ये भी क्या होते हैं, मर जाते हैं और इनके भी न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाते हैं और ये मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ। बेस्ट टाइम रिमूवल का वीड्स का तब होता है, कहा गया है, जब ये जस्ट फ्लावर और सीड्स को जब ग्रो करने वाले होते हैं, ये जो वीड्स नॉन वांटेड प्लांट है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से क्या है, इनको तब अगर टिलिंग की जाए तो ये क्या है अच्छा रिजल्ट देते हैं, उनको हटाना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है,
नेक्स्ट सिस्टम की अगर बात करें तो मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स, और इसके अलावा आपने देखा होगा कि हाथ से भी या फिर खुरपी से क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकाला जाता है ताकि ग्रोथ जो है वो वाले अपने क्रॉप्स की अच्छी रहे। वीड्स को और वीडीसाइड्स तरीके से भी कहते हैं, लाइक 2,4-D जो है ये हमारा एक वीडीसाइड इस्तेमाल होता है, ये केमिकल होता है, इससे भी क्या होता है इसको स्प्रे कर दिया जाता है और वीड्स पर जो अच्छी तरीके से ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। ये देखिए ये फार्मर है, ये वीडीसाइड को अपने क्रॉप में लगा रहा है, लेकिन ध्यान क्या रख रहा है आप देखिए तो ये कपड़ा लगाए हुए, इसका मतलब ये है कि ये थोड़े हार्मफुल होते हैं जो इंसान स्प्रे कर रहा है, इसलिए कपड़ा लगाए करना चाहिए ताकि उनको नुकसान ना करे, सिर्फ और सिर्फ वीडीसाइड्स को मार दे और हमारी क्रॉप अच्छी तरह ग्रो कर पाए। ठीक है, तो वीड्स के लिए अब नेक्स्ट आखिरी आता है, आपने वीड कर लिया, आपने सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर कर लिया, आपने उसमें सोइंग सीड्स को कर लिया, उसके बाद आपने मैन्योर फर्टिलाइजर डाल दिया अच्छी क्रॉप के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि आपने वीड्स को भी हटा दिया। अब ग्रो करने के बाद हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यानी कि छटाई, जब आप निकाल रहे हो अपने क्रॉप को ले रहे हो जो, तो हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टास्क है, क्योंकि अब हमारा मेन रिजल्ट है इसको लेने का। और हार्वेस्टिंग में जब हमारी जो क्रॉप है वो उग जाती है और उगने के बाद कट जाती, कटाई जिसको बोलते हैं, तो ये जो है हमारी फेस्टिवल्स बहुत सारे बनते हैं हमारे यहाँ, पोंगल वगैरह, ये सारे हार्वेस्टिंग हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत सालों बाद, बहुत महीने बाद ये उगती हैं। तो द कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर, जैसे ही क्रॉप हमारी मैच्योर हो जाती है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं, उस कटिंग को करने को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट टू कट क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज हम क्रॉप्स को कट करते हैं। 3 से 4 महीने सेरल क्रॉप्स, अनाज की क्रॉप को लगते हैं, सो ये 3 से 4 महीने के बाद ये मैच्योर होती है। हार्वेस्टिंग इज ईदर डन बाय, हमारे यहाँ सिकल और मशीन भी यूज़ होती है हार्वेस्टर के लिए। सिकल को दिखा देते हैं, सिकल आप अच्छी तरह जानते हैं, इस तरीके से भी सिकल है जो खुरपी हम लोग ऐसे कैसे कहते हैं, इससे काट कर भी होती है। तो इसके अलावा फिर जैसे ही हम लोग निकाल लेते हो, बाकी हार्वेस्टर मशीन आती है उससे भी कटाई हो जाती है। हार्वेस्टेड क्रॉप में जैसे अगर ग्रेन सीड्स है तो उनको सेपरेट करना पड़ता है कैप से, या आप लोगों को प्रोसेस थ्रेशिंग में बताई गई थी, जहाँ बताया गया था जो गड्डी में मिलता है उसके उसको पीटा जाता है ज़मीन पर। पीटने से क्या होता है, जो सीड्स हैं वो एक जगह ग्रो करके एक बंडल पूरा लग जाता है, तो ये थ्रेशिंग प्रोसेस कहलाती है। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात है विनोइंग भी की जाती है। जो कैप है, कैप का मतलब जो भूसा उसमें एक्स्ट्रा है, वो भूसे को ग्रेन से अलग करने के लिए विनोइंग के लिए मशीन भी है। और विनोइंग हम लोगों ने एक पढ़ा भी था, ऊपर रख के जो ग्रेन है उसको रख के हवा में ऐसे करें तो जो कैप है वो उड़ जाता है और नीचे जो गटर बन जाता है वो क्या होता है, विंड की हेल्प लेते हैं हम, जो हल्का है क्योंकि कैप वो उड़ जाता है और जो हमें मिल जाता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, क्लास 6 में बताया भी गया आपको। तो विनोइंग मशीन भी होती है ये, तो विनोइंग मशीन में भी रख देते हैं और हमें क्या है, सीड्स मिल जाती है, यानी गेहूं की सीड्स है तो वो हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, अब सब कुछ हो गया तो इसका स्टोरेज भी तो इंपॉर्टेंट है कि आप रखोगे कैसे इनको। ठीक है, तो स्टोरेज क्या है, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क है। अब हार्वेस्टेड ग्रेन्स को अच्छी तरह लॉन्गर टाइम तक, लंबे समय के लिए, क्योंकि ये तो आप 3 महीने में आपने इसको अच्छी तरह 3 से 4 महीने लगे हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट 3 से 4 महीना तब लगेंगे ना। अब इससे पहले तो कई लोगों को इसको बचा के रखना है, तो इसको क्या करना है, इसको सेफ रखना है। किसके लिए, मॉइस्चर से सेफ रखना है कि नमी ना आए, इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, रैट्स आपको पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबसे सेव करके रखना है। जो हार्वेस्टेड ग्रेन होती है उसके पास मॉइस्चर बहुत होता है। जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स होती हैं उनको सबसे पहले हमें ड्राई करना पड़ेगा, इसलिए ड्राई करने के लिए उनको स्टोर करने से पहले उनको ड्राई करना पड़ेगा। और ड्राई करने के लिए अगर हमने ड्राई नहीं किया है तो ये अनफिट हो जाएंगे और जर्मिनेशन नहीं करेंगी। ठीक है, तो इनसे ड्राई करने के लिए सबसे पहले सन के पास रख के उनको, उनका सारा मॉइस्चर उसको निकालने के लिए हम सन के पास रखते हैं और सब सारा जो पानी है, जो नमी है वो उड़ जाती है, तो तब इसको स्टोर करते हैं। ये क्या करता है, इससे इंसेक्ट्स नहीं, जो पेस्टिसाइड है, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब इसको अटैक नहीं करता है, इसीलिए गीला करना मना करते हैं। स्टोरेज इनका कहाँ होता है, सिलोज होते हैं। देखिए ये मेटल के बहुत से बने होते हैं, ये कंटेनर होते हैं, इनके अंदर वीड्स को रख दिया जाता है, स्टोर रहते हैं ताकि इनके अंदर कुछ अटैक वटैक ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टोरेज एक ग्रेनरी होती है जहाँ बोरियां वगैरह, ये ज़्यादा इस्तेमाल आपने देखी होंगी, तो बोरियां भर के एक जगह पर प्रोटेक्शन के साथ रख दी जाती है और ये भी इस्तेमाल होती है क्विंटल भर में ताकि आगे चल के स्टोर रहे। तो फार्मर्स क्या रखते हैं, जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स यूज़ करते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज के लिए हम सिलोज का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने दिखाई थी, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, इनमें रखी जाती है, या ग्रेनरीज होती हैं ताकि पेस्ट लाइक रैट और इंसेक्ट्स इनको बचाया जा सके। ठीक है, ड्राइड नीम जो घरों में जब इस्तेमाल होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ड्राइड नीम लीव्स जो होती हैं वो फूड ग्रेन्स के अंदर हम रख देते हैं।
तो फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कभी कभी केमिकल ट्रीटमेंट्स भी है। आप नीम की पत्तियां भी रख दो, या अगर आपसे कोई पूछे कि घर पे स्टोर करने के लिए है तो नीम की पत्तियां लोग रख देते हैं। इसके अलावा आप केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको अटैक ना कर पाए। तो ये बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब लास्ट जो टॉपिक है इसका वो क्या है कि आपने पूरा पढ़ लिया स्टोरेज से लेकर सब कुछ। अब इसके अलावा है कि जिस तरह से पूरी क्रॉप की एक प्रोसेस निकली कि सोइंग करते हैं, कैसे टिलिंग की जाती है, उसके बाद जो है मैनुअल फर्टिलाइजर्स डाला जाता है, मैनुअल फर्टिलाइजर के बाद वीड से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो है वो हार्वेस्टिंग होती है। उसी तरीके से एनिमल्स जो है वो होम में रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं फार्म्स में, क्योंकि आपको पता है देखिए जो लोग की क्या है दूध का है तो वो पूरा डेयरी फार्म रखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कुछ लोग क्या है कि ऊन का फैक्ट्री है तो वो लोग क्या है शीप वगैरह को रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है एनिमल्स को जिस तरह रियर किया जाता है फार्म्स के अंदर और उनको प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है, इस प्रोसेस को पूरे को क्या कहा जाता है, लार्ज स्केल पे जब ये होता है एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। क्योंकि आपके में टॉपिक है इसलिए एनिमल हस्बेंड्री को भी रख दिया है। तो ये पूरा आपका टॉपिक था और मैंने कोशिश की इसको जल्दी से आपको बताने के लिए। अगर थोड़ा जल्दी हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आराम से अलग अलग से भी वीडियो बना दूंगी। लेकिन मुझे लगा कि एक साथ आपको ये वीडियो ज़्यादा सही रहेगी, तो मैंने पूरी कोशिश की इसको कम शब्दों में ज़्यादा बातें आपको बताने के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।